हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फास्ट ट्रैक सीरीज में बीएसटी में आज हम आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए मतलब जिसमें हमने 8 चैप्टर आपको पढ़ा दिए, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक सीरीज ये 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी के साथ हम पढ़ा रहे हैं। सारा सिलेबस एंटायर सिलेबस 2 महीने में कवर अप। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा पढ़े वो मेरे साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो फाइनेंस को मैनेज करना है, चीज़ों को उसी में उनका मीनिंग होता है। आपको स्पेशली कहीं से मीनिंग लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस मीन्स पैसे, पैसे को हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनेज करना है। मैनेज मतलब क्या करना, उसका हमें अरेंजमेंट करना, उसको हमें व्यवस्थित करना, उसको हमें सही करना है। किन किन चीज़ों को एक्विजिशन करेंगे ऑफ फाइनेंस, लेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे ऑफ फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ फाइनेंस, लेकिन एफिशिएंट तरीके से। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हमें फाइनेंस का एक्विजिशन करना है, माने कि उसे लेना है, उसका यूटिलाइजेशन भी करना है प्रॉपर तरीके से, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट मैनर में, इन एफिशिएंट मैनर। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात, अभी तो बहुत छोटा सा था। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब जितना कैश है उस कैश को हमको उसको मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट ही कर दे तो हमारे पास लिक्विडिटी में कुछ हो ही नहीं, जिससे हम अपने डेली के खर्चे भी पूरे न कर सकें। ऐसा भी नहीं करना, लिक्विडिटी में भी पैसा रखना है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और जो फंड है हमारे पास उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट जितना हम करें मल्टीप्लायर होकर के हमारे पास वापस आ जाए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारी किससे रिलेटेड है, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अभी तक हमने पढ़े थे मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस पढ़े थे, अब हमारे पास आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम 3 तरीके के हमारे डिसीजन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट आवर मनी। ठीक है, फाइनेंसिंग, कहाँ से ले रेज करें मनी। ठीक है, बाय शेयर्स और बाय डेट्स या फिर डिविडेंड। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। इसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि हम यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में, है ना। एसेट्स खरीदने में अगर हमारे पास पैसे हैं, ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है कि चलो भाई एक एसेट्स खरीद लें, एक लैंड खरीद लें, हैवी मशीनरीज खरीद लें, आगे हमको रिटर्न उसमें अच्छा मिलेगा। तो हो सकता है कंपनी ये डिसीजन ले रही हो सकता है कंपनी फाइनेंसिंग का डिसीजन ले रही हो, और हो सकता है कंपनी डिविडेंड का डिसीजन ले रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान में रखेंगे हम, क्योंकि हम ही देखेंगे कि कैश फ्लो प्रोजेक्ट है कैसा, उसमें कैश फ्लो कैसा है, इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो ज़्यादा है, या फिर जब हमारे पास उसका रिटर्न होगा उतना टाइम, कितना टाइम है इस प्रोजेक्ट में जो हमारा उसमें कैश लगेगा। ठीक है, जैसे माना हमने एक लैंड खरीदा, हॉस्पिटल के पास में है, हमको पता होना चाहिए, हमको एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें कैश फ्लो हमारा उसमें जो लगा हुआ है, कैश पैसा गया है, वो हमारे पास कब वापसी होना स्टार्ट होगा। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न देगी ये ज़मीन हमको, रिटर्न कितना देगी, कितने साल बाद देगी, 1 साल में पैसा बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा, 4 साल में बढ़ेगा, कितना। अच्छा, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई रिस्क कितना है इसके अंदर, है ना। ऐसा ना हो कि लगाया हुआ पैसा हमारा डूब जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो रिस्क इन्वॉल्व तो रहता ही। और क्यों? क्योंकि एक तो इसमें ह्यूज अमाउंट में हमारा पैसा लग जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना जरूरी हो जाता है। क्राइटेरिया मतलब उससे रिलेटेड, भाई हम कहीं भी काम डालेंगे तो हमारे पास लेबर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, वहाँ वहाँ उस जगह पे मिल सकती है या नहीं। मार्केट कंसिडरेशन, मार्केट की कंडीशन कैसी, आसपास बाजार है जहाँ पर हम अपने सामान को सेल कर सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल उठा के ला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ कैसी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसी, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आ जाते हैं। क्योंकि इसमें जो पैसा लगा हुआ है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए लगा हुआ है, लार्ज अमाउंट लग जाता है इसके अंदर, और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल है। इसको हम तुरंत से हम सोचे कि इसको हम रिवर्स कर ले, भाई अपना डिसीजन बदल दें। आज हमने लैंड खरीदी, हमने कहा नहीं अभी हम नहीं, हम तो कल हम कुछ और करें, पॉसिबल नहीं हो पाता ना। ये रिवर्स इतनी जल्दी पैसा नहीं हो सकता कि आज हमने लैंड खरीदी और कल वो सेल हो जाए और हमारा पैसा हमको वापस हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए इस डिसीजन को लेने से पहले हमको बहुत सोच समझ कर ये सोचना पड़ता है, उसके बाद हमको ये डिसीजन देना होता है कि हम इसको ले सकते हैं। ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ मूव टू फाइनेंशियल।
फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है, भाई फाइनेंस, हमको फाइनेंस रेज करना है तो हम या तो शेयर्स इशू करते हैं या फिर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कॉस्ट किसमें कम आ रही है, शेयर्स में कम आ रही है या फिर डिबेंचर्स में कम आ रही है, सब नापातोली करनी पड़ती है ना। फिर रिस्क देखेंगे, रिस्क किस में ज़्यादा हो रही है, इस टाइम मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, शेयर में पैसा लगा, अपना शेयर अपनी एप्लीकेशन इशू कर दें या फिर हम डिबेंचर से पैसा लगा के काम चला लें, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है इस टाइम पे कंपनी की, अगर अच्छी खासी कंपनी कंडीशन है तो कोई बात है, डिवेंचर से हम काम चला सकते हैं, हम बेकार में शेयर्स क्यों लें, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं भाई वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है उनके लिए, ठीक है। तो इन जिम्मेदारी से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, डेट्स ले लेती है, तो डेट्स लेकर के और एक टाइम के बाद उनको पूरा चुका दो तो अपन फ्री हो जाते हैं, ठीक। लेकिन हम उसके लिए हमको अपनी कैश फ्लो पोजीशन देखनी पड़ती है कि हमारा कंपनी की पोजीशन कैसी है। कंट्रोल कंसिडरेशन, ज़्यादातर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल हो जाता है कंपनी के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और वो लोग प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी पे, तो छोड़ दीजिए और आप इसमें डेट्स को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दीजिए कि आप डेट्स यहाँ पर करें, अगर ऐसा है तो। क्योंकि आपके जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल कंपनी पर नहीं रहता है ना, क्योंकि वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, इसलिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें होने वाले खर्चे, है ना, अंडर राइटिंग का कमीशन जा रहा है, अंडर राइटर्स को पैसा जा रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तमाम तरह के खर्चे हो रहे हैं, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम हो उसे दे दो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, जिसमें कम हो आपके शेयर्स में या फिर डिवेंचर्स में। उसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है, अगर बूम पीरियड पे चल रहा है मार्केट तो फिर शेयर्स इशू करा दो, अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो फिर वहाँ पे डिवेंचर ही आपको कंपनी को सजेस्ट करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब हम चलते हैं डिविडेंड डिसीजन की साइड पे, बात करते हैं अब हम अपने डिविडेंड डिसीजन की। डिविडेंड डिसीजन मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। कंपनी को सरप्लस हुआ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रेडिटर्स का देना है, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना है, ठीक है, और बाकी जितने भी आपने हमारे खर्चे उन सबको पूरा करने के बाद कंपनी के पास जो सरप्लस बचता है उसको सब कंपनी या तो रिटेन अर्निंग में अपने पास रख सकते हैं या फिर वो डिविडेंड के रूप में बांट सकती है, ठीक है। अभी डिविडेंड को अगर हमें देना है तो क्या होगा, अर्निंग हमको कंपनी की देखनी होगी कि कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो आप डिविडेंड के लिए उसको कह दो। स्टेबिलिटी है, अब अगर अर्निंग में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज तो हमारे पास प्रॉफिट हो गया कल को हमें लॉस हो गया, नहीं, अर्निंग में स्टेबिलिटी हो तो आप डिविडेंड दें। डिविडेंड में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इस बार 2% से दे दिया अगली बार 1% रह गया, डिविडेंड की रेट में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है कंपनी की, आराम से सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं उसके, तो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये आ जाता है एक मेन पॉइंट, अगर कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, अभी ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हुई है तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे अपनी और चीज़ों में ग्रोथ करना है, राइट। अगर पूरी तरीके से एकदम जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इट कैन डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, राइट। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट की, देखो भाई शेयर होल्डर्स को लेना होता है डिविडेंड और कंपनी को देना होता है, तो शेयर होल्डर्स के तो अगर हमको डिविडेंड मिला है शेयर होल्डर्स को तो वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो कंपनी पर टैक्स लगता है ना, क्योंकि इसका क्यों 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 लगता है ये, है ना, क्योंकि कंपनी को इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है इसलिए वो तो डिविडेंड दे रही है तो उस पर लग जाता है टैक्स, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी लेस यानी कि कम रेट पर टैक्स ले रही है तो भाई डिविडेंड बांट दो, लेकिन अगर टैक्स की रेट बढ़ गई है तो डिविडेंड को आप रोक लो, डिविडेंड डिक्लेयर मत करो, ठीक है। और चलते हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस अगर लगे हुए, लीगल रेस्ट्रिक्शंस मैंने तो वो सेबी की गाइडलाइन में मना कर देती है कि भाई नहीं, इस टाइम पे हमें मार्केट की कंडीशन नहीं है और आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते तो आप डिविडेंड नहीं करेंगे, ये टैक्स लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में ये कहते हैं कि अगर आपने डेट्स ले रखे हैं तो आप पहले डेट्स को पूरा करें, डिविडेंड डिक्लेयर ना करें, डिविडेंड आप बाद में डिक्लेयर करेंगे, पहले आप टैक्स को पेमेंट करेंगे। और आ जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन चल रहा है, आगे सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है और आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटीज़ के पैसे बढ़ जाएंगे। भाई आप डिविडेंड दे रहे हो ना तो शेयर आपका पैसा, आपका शेयर महंगा जाएगा, इसके कंपैरिजन में अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया है तो उसके पैसे थोड़े से कम हो जाए। कुछ ये पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे, हम डिविडेंड डिसीजन दे सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी,
इतने ये तीनों डिसीजन आई थिंक आपको क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे इसके बाद, हमने अभी पढ़ा फाइनेंशियल डिसीजन, समझ, अब पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। चलते हैं प्लानिंग की साइड पे। चलो भाई अब बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्या आप कहोगे कि क्या अंतर हो गया भाई फाइनेंशियल डिसीजन में और फाइनेंशियल प्लानिंग में? तो फाइनेंशियल डिसीजन एक बड़ा, छोटा सा एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करते हैं इसमें, सिर्फ हमको एस्टिमेट करना है कि कैपिटल कितनी ज़रूरत है, कहाँ से कौन से सोर्सेज से हम इसको लेंगे और कहाँ पर इसको यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का हमको जो एक प्लान करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसको कहते हैं, हमें यहाँ पे इसको डिसीजन दे देते हैं, है ना, या फिर इसको मैनेज करती है इतना सारा, उसको हम कह देते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका छोटा सा एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी में जो डेट्स है और इक्विटी उनका रेशियो कितना है, वो जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट्स अपॉन इक्विटी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे भाई, कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, एक तो देखेंगे सब कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी कैसी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है तो वो डेट्स ले सकती है, अगर अपने डेली के पूरे खर्चे कंप्लीट करती है तो डेट्स ले सकती है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है कंपनी का, कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है तो भी डेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर DSCR हाई है, ठीक है, तो भी अगर ROI मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उससे ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी कहती है कि ठीक है, फिर वो डेट्स को इशू कर सकती है, माने डिबेंचर्स ले सकती है। कॉस्ट ऑफ डेट्स, अगर कॉस्ट ऑफ डेट्स यानी डिबेंचर को लेने में लागत अगर ज़्यादा आ रही है तो भाई फिर शेयर्स सही है, हमें देखनी है अपनी लागत, और शेयर्स को लेने में अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो फिर डिबेंचर ठीक है। टैक्स रेट भी देखने पड़ते हैं क्योंकि डिबेंचर टैक्स फ्री होते हैं और शेयर्स पर तो हमें टैक्स लगता है, तो ये भी देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर भी, टैक्स रेट अगर कम हो रहे हैं, है ना, अगर टैक्स रेट कम है तो डिबेंचर ले लो, अगर टैक्स रेट ज़्यादा हो रहा है तो डिबेंचर को छोड़ दो, शेयर्स ले लेते हैं। एक्चुअली कंपनी शेयर्स को करने में, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स होल्डर कंपनी के ओनर बन जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ पर, इसलिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इससे पहले भी अभी हमने डिफाइन किया था बिल्कुल जस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम आ रही हो, रिस्क कंसिडरेशन जिसमें कम हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल कंसिडरेशन बताया था क्योंकि उनका शेयर होल्डर्स का हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर आप डेट्स को प्रीफर कर सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर सेबी की गाइडलाइन में कुछ भी ऐसा है कि आपको डेट्स इशू नहीं करने या फिर आपको इक्विटी इशू नहीं करने तो आप नहीं कर सकते। और स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी इसमें ही आती है, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बूम पोजीशन पे है, बहुत बढ़िया इक्विटी शेयर्स आप इशू कीजिए, अगर बूम पीरियड नहीं डिप्रेशन है तो फिर डेट्स लेकर काम चला लीजिए। हो गया आपका ये सारा कंप्लीट। बात करेंगे फिक्स कैपिटल की और वर्किंग कैपिटल भी आएगा इसमें, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो भाई एक टॉपिक और लास्ट 2 मिनट में बस। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स कैपिटल इसका मतलब ही हमको फिक्स कैपिटल की जरूरत है तो हमारा काम कैसा होगा, तो हम इसका मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में एंगेज्ड हैं तभी तो हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, इनको कैपिटल बस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिजनेस का स्केल बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस है, ऑब्वियस बात है कि हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, फिक्स कैपिटल, नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, फिक्स कैपिटल चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अगर ये वाली बात अभी हमने पहले भी बताई है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो तो भाई फिक्स कैपिटल में मत लगो। ठीक है, वहाँ पैसा फिक्स हो जाता है, फिर आप उसमें फिक्स कैपिटल में यानी कि फिक्स एसेट्स को खरीदने में अपने पैसे को मत लगाओ, अभी अपनी खुद की ग्रोथ करो। डाइवर्सिफिकेशन अगर है तो भी आपको फिक्स की ज़रूरत नहीं रहती है। फाइनेंस एंड लीज की फैसिलिटी है तो भी फिक्स कैपिटल में मत लगाओ। ठीक है, कोलैबोरेशन है, अगर आप कई कंपनियों के साथ मिलकर के काम करते हैं तो भी आपको कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इसके कंपैरिजन में फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, अगर ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको डेली डेली की जो अपने आप की जो जैसे ये हमने लिखा हुआ है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज मींस वर्किंग कैपिटल, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, यहाँ पैसा काफ़ी लंबे टाइम तक आपका इन्वेस्ट बना रहता है फिर आपका रिटर्न आना स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म में पैसे आपके वापस ले जाते हैं, जैसे आपका ट्रेडिंग का काम है या फिर रिटेल का एक शॉप है, छोटा शॉप है, तो आपको उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली फिक्स कैपिटल की।
ये एक सेम पॉइंट इसमें है। टेक्नोलॉजी अगर आपकी इतनी अपग्रेड नहीं होती, टेक्निक्स अगर आपकी इतनी अपग्रेड नहीं होती, आप ग्रोथ चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। ये डिसीजन आपको कंपनी में देना होता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज में यूज़ करें। use your own mind and use your own words while writing your answer। आई थिंक आपको ये चैप्टर मेरा क्लियर हो गया होगा। बीएसटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सबसे ज़्यादा केस स्टडीज आती है, और हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज का वीडियो मेरा पहले ही अपलोड हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे भी रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसके आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी हम आपसे मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका रिवीजन करें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।